Hello everyone. Welcome to Arihant Padhaku. And as you all know that I'm Divya, your science educator, and I'm again with you. And in today's session, we are going to do chapter 11, that is work, power and energy. आपको पता है कि हम क्लास 9th के भी टर्म 2 की सारी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि बेसिकली हमारा ये मोटिव है कि आपके 9th वाले स्टूडेंट्स के भी मार्क्स बहुत बहुत अच्छे आने चाहिए। तो आपको पता है कि हमारे जो ये सेशंस हैं उनका क्राइटेरिया क्या रखा गया है। बेसिकली यहाँ पे आपका डबल एडवांटेज हो रहा है। एक तो हम आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हैं और साथ में कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली क्वेश्चंस के जरिए हम कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस हो जाए। एंड इवन वी आर स्ट्रेसिंग ऑन द अटेम्प्टेशन पार्ट ऑल्सो, कि आपको आंसर्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो जो टिप्स मैं आपको साथ साथ दूंगी, प्लीज मेक श्योर कि आप उन टिप्स को फॉलो करो, ठीक है। और अगर कोई डाउट रहता है फिर भी टॉपिक के अंदर, तो कमेंट सेक्शन है हमारे पास, उसमें आप लिख सकते हो। सो लेट्स क्विकली बिगिन विद दिस सेशन एंड दिस चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो आपको पता है कि जो टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर है, इंट्रोडक्शन टू वर्क, पावर एंड एनर्जी, कुछ डेफिनेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हमें डिराइव करने हैं वर्क, पावर, एनर्जी के, उनके फॉर्मूलाज, उनके यूनिट्स, टाइप्स ऑफ वर्क एंड लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो आई विल बी टेकिंग अप ऑल दीज टॉपिक्स। सो लेट्स क्विकली बिगिन। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चे कि क्लास 9th की CBSE टर्म 2 की बुक्स हमारी अरिहंत की मार्केट में आ चुकी है, एंड दिस इज हाउ they look, please see them। तो आपको पता है इस बुक का बहुत बहुत एडवांटेज है, क्योंकि इसमें एक तो कंप्लीट थ्योरी दी है आपको और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है थ्योरी के, आप बहुत क्विक रिवीजन भी कर सकते हो और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर्ड है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, कुछ सॉल्व क्वेश्चंस है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी है, और फिर हर चैप्टर के बाद एक प्रैक्टिस टेस्ट है, और लास्ट में हमारे 3 प्रैक्टिस पेपर्स है। और मुझे पता है, वैसे इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग ये बुक्स खरीद भी चुके हो, क्योंकि इन सेशन के अंदर भी हम कुछ क्वेश्चंस इन्हीं बुक से कर रहे हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक के अंदर है। तो आज भी हम स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स के पास बुक्स है, प्लीज ओपन कर लो, कॉपी पेन रेडी कर लो। तो आज हम करने वाले हैं वर्क, पावर, एनर्जी, और ये पेज नंबर आपको दिया है, मैं बता देती हूँ, पेज नंबर 50 पे ये चैप्टर है। आप इसको ओपन कर लीजिए और आप देखो किस तरीके से सारी थ्योरी टॉपिक वाइज दी गई है। तो जब आप इस सेशन के बाद खुद रिवीजन करने बैठेंगे तो एक बार आप इस थ्योरी के गो थ्रू जरूर करना, क्योंकि आप इससे आपके कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप हो जाएंगे, कुछ चीजें भूल गए होंगे तो वो याद आ जाएंगी। और फिर उसके बाद क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस करना। आज कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको इसमें से प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके पेज नंबर 59 पे आप ओपन कर लो, सो दैट अगर कोई क्वेश्चन आपको मतलब क्लियर नहीं होता तो आप उसको पढ़ सकते हो दोबारा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम जो इसका डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वर्क। मैं साथ साथ बताती भी जाऊंगी कि कौन कौन से पेज पे जो क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ से पिक किया। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन वर्क एंड ऑल्सो लिस्ट इट्स फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट इट। तो ये क्वेश्चन आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने बेसिक क्वेश्चन डाला है यहाँ पे, सो दैट आपको वर्क का कॉन्सेप्ट समझ आए, अच्छे से उसके फॉर्मूला समझ आए, और ताकि आप और मैनुपुलेटिव लैंग्वेजेस वाले भी क्वेश्चंस कर पाओ। तो अभी हम करते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली द वर्क, और हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें उसके फॉर्मूलाज भी बताने हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करती हूँ और फिर हम इसका आंसर लिखते हैं। तो बेसिकली वर्क क्या होता है हमारा, सपोज आप देख रहे हो यहाँ पे ये कार्ट चल रहा है ना, हॉर्स इज पुलिंग दिस कार्ट। सो बेसिकली जब भी आप किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करो, मतलब किसी चीज को पे आप फोर्स अप्लाई करो और उस वजह से उस बॉडी के अंदर मूवमेंट भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो। आपको पता है ना कि चाहे थोड़ा सा ही मूवमेंट हो, बट मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है इन इट्स ओन डायरेक्शन। तो हम इसको बोलते हैं कि वर्क हुआ है इस कंडीशन में। सपोज अब यहाँ पे ये जो हॉर्स है, हॉर्स इज अप्लाइंग द फोर्स, और इस कार्ट को देखो अपने ही डायरेक्शन में खींच रहा है, और कार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज वर्क।
तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन वर्क, तो आप इसी तरीके से डिफाइन करोगे दैट इट इज सेड टू बी डन व्हेन अप्लाइड फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट इन बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। अब फैक्टर्स जिस पे वर्क डिपेंड करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि वर्क तब होता है जब फोर्स अप्लाई होता है और डिस्प्लेसमेंट उसके अपने डायरेक्शन में होता है। सो दैट मीन्स दो फैक्टर है जिस पे वर्क डिपेंड करता है, एक फैक्टर है फोर्स और एक फैक्टर है डिस्प्लेसमेंट। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर एब्सेंट होगा तो वर्क डन नहीं होगा, मतलब वर्क विल नॉट बी डन इन दैट केस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पुशिंग वॉल, इफ यू आर पुशिंग अ वॉल, अब मैं इस वॉल को पुश कर रही हूँ, मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, बट ये वॉल मूव तो नहीं कर रही है ना, तो उस केस में इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो। दैट मीन्स वर्क इज नॉट डन। तो इसलिए वर्क डन होने के लिए दो चीजें जरूरी है, फोर्स अप्लाई होना बहुत जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट कॉज होना भी मैंडेटरी है। तभी वर्क डन होगा जब ये दोनों चीजें प्रेजेंट होगी। अगर एक भी चीज एब्सेंट होती है तो वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्स तो आपको पता ही है, ये यही जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिख कर रखा है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो कि फॉर वर्क टू हैपन फोर्स हैज टू बी अप्लाइड। ठीक है, तो वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। और डिस्प्लेसमेंट भी मैंडेटरी है कि वर्क तभी डन होगा जब डिस्प्लेसमेंट भी हो रही हो, तो दैट मीन्स वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। तो इसका मतलब अगर आप दोनों को क्लब करो तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। Clubbing both, we have force is directly proportional to force into displacement. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करके या कांस्टेंट लगाएंगे। इस केस में कांस्टेंट का नाम नहीं है, उसको सिर्फ हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं और वो क्या यूज करते हैं, के। और यहाँ पे के का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, जैसे कि आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा था कि कैपिटल जी का एक डेफिनेट वैल्यू था, लेकिन यहाँ पे के का वैल्यू नहीं है। के का वैल्यू क्या है, 1। तो इसलिए सो वी कैन ऑल्सो से दैट वर्क जो है, इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हो दैट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय फोर्स इन इट्स ओन डायरेक्शन। तो वर्क का दो डेफिनेशन आ गया, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉज्ड इन इट्स ओन डायरेक्शन, या फिर इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय फोर्स इन इट्स ओन डायरेक्शन। एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे नहीं करता। सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो आई थिंक वर्क क्या है वो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब उसके 3 फॉर्मूलाज भी हमें क्वेश्चन में पूछे गए थे, तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास आ चुका है, F इंटू एस। अदर देन दैट इसके फॉर्मूला क्या है, जब भी कोई चीज आप ऊपर की तरफ उठाते हो या नीचे गिरते हो और आपको वर्क डन पूछा होता है, तो उस केस में वर्क डन हम निकालते हैं m इंटू जी इंटू एच से। अब ये कैसे आया, अब आपको पता है यहाँ पे वर्क क्या है आपका, बेसिकली वर्क यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि आपको पता है अर्थ पे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अप्रोक्सीमेटली आप इसको 10 भी ले सकते हो न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, बट लिख देना स्मॉल जी टेकन एज 10। और एच क्या है आपके पास, हाइट की कितनी हाइट से आप उसको ऊपर की तरफ उठा रहे हो अगेंस्ट ग्रेविटी या टूवर्ड्स ग्रेविटी। तो जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ उठाओ या नीचे गिरो और वर्क डन निकालना हो तो उसको हम mgh के फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। ऐसे ही अगर सपोज यहाँ पे देखो, ये जो बच्चा है ये टॉय को इस स्ट्रिंग से खींच रहा है, तो इसमें ये फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इस केस में एक एंगल बना रहा है ये फ्लोर के साथ, और इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब भी आप किसी चीज को ऐसे खींच रहे हो और जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में एंगल बन रहा है, तो उस केस में आप वर्क का फॉर्मूला क्या ले लेते हो, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगल को भी कंसिडर करते हैं दैट इज कॉस थीटा। अब एंगल क्या है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 0 डिग्री है, उस केस में आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो आई होप यू गेट दैट के 3 फॉर्मूलाज है हमारे पास, एफ इंटू एस, दूसरा एम जी एच, और तीसरा फॉर्मूला है आपके पास, ये मैंने लिखा ही हुआ है ऊपर, दोबारा लिख देती हूँ, एफ एस कॉस थीटा। सो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज फॉर वर्क in order to calculate it. Okay, अगला क्वेश्चन, when is work said to be positive, negative or zero?
जो वर्क डन होता है, वर्क कब डन होता है वो तो आप कर चुके हो कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉस्ट, बट वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो हमें ये जानना है कि जो टाइप, इसको बेसिकली आप टाइप्स ऑफ वर्क भी बुला सकते हो। क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। तो टाइप्स ऑफ वर्क हमारे पास पॉजिटिव होता है, क्वेश्चन से ही क्लियर हो चुका है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है। तो बेसिकली पॉजिटिव वर्क वो होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। सपोज आपके पास ये बॉडी है, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही होता है, देन द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क। लाइक किकिंग ऑफ फुटबॉल, लाइक व्हेन यू आर किकिंग इट, तो आप फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो और उसी डायरेक्शन में फुटबॉल जा रही है। सो इट इज अ पॉजिटिव वर्क। पुशिंग ऑफ डोर, व्हेन यू आर पुशिंग, तो आप फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा रहे हो और डोर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। सो पॉजिटिव वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन वन डायरेक्शन। ओके, नेगेटिव वर्क होता है जब आप फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट, या आप कह दो कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है। जैसे कि सपोज अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है क्योंकि वो आपकी मोशन को अपोज करता है। So basically, the opposition offered to the motion is called as frictional force, and frictional force acts in the direction opposite to the direction of displacement. अगर displacement इधर है तो frictional force का direction उससे opposite है. So in that case, it is said to be negative work. ठीक है, तो जब negative work होता है तो उसमें उसको माइनस के अंदर आप पुट कर सकते हो। ओके, जीरो वर्क। जीरो वर्क तब होता है सपोज अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स उसको 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। तो अगर फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस के अंदर जो वर्क डन होता है वो होता है जीरो। अब आप सोच रहे होगे कि जीरो कैसे होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो आप इसको क्या ले लोगे, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू आ गया 90, कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो, तो दैट मीन्स वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो zero work is that when force act at right angle to the direction of displacement. For example, पुली जब लोड कैरी करता है अपने हेड पे और प्लेटफॉर्म पे जाता है तो फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करता है उसकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे। सिमिलरली सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, अगेन वहां पे भी फोर्स 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी कभी 90 डिग्री का एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो वर्क। ओके, अगला क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास M। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसका मास दे रखा है M और आपको बोला गया है कि इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, और बिल्कुल कर रहा है, आप देख भी पा रहे हो, फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है आपको एरो दिया भी है, नहीं तो आपको वेस्ट टू ईस्ट का डायरेक्शन पता भी है। सो इट इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और आप देखो S आपको दिया गया है कि कहाँ जा रहा है। Okay, observe the figure carefully and state whether the work done by the force is negative, positive या zero. अब देखो यहाँ पे एडवांटेज आ गया ना कि आपने पढ़ लिया नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तो आपको पता है पॉजिटिव वर्क कौन सा होता है, जिसमें जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब आप यहाँ देखो, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये तो नहीं है, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये पॉजिटिव है। सेकेंड केस के अंदर जो वर्क डन है वो कौन सा वर्क है, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही लग रहा है। अब दूसरा पूछा गया नेगेटिव। नेगेटिव होता है जब ऑपोजिट लगता है, और आप देखो थर्ड केस के अंदर नेगेटिव वर्क है क्योंकि फोर्स इधर एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट जा रही है। और जीरो तो आपको पता ही है, व्हेन इट एक्ट्स एट 90 डिग्री, तो यहाँ पे दिया गया है इट एक्ट्स एट 90 डिग्री, तो उस केस में एफ एस कॉस थीटा कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है, तो वर्क डन जीरो। तो इस फर्स्ट वाले केस के अंदर जीरो वर्क इज डन। सो आई होप यू गेट दैट कि किस तरीके से आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को फिगर के साथ भी उसको आइडेंटिफाई करना। ओके, अगला क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप एक इट इज थ्रोन एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड, उसको ग्राउंड की तरफ फेंक रहे हैं एक एंगल से,
वो कर्व्ड पाथ में मूव करता है एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड और वापस ग्राउंड पे गिर जाता है. इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही लाई कर रहे हैं. मतलब जहां से स्टार्ट हुआ और जहां पे वो गिरा दे आर लाइंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा. तो आप देखो वैसे तो ये इजी, आपको पता है वर्क डन 0 होगा, बट क्यों होगा और कैसे लिखोगे आप देखो. आपको पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स है, क्योंकि देखो ग्राउंड पे आप उसको फॉल कर रहे हो तो उस पर फोर्स लगा रहे हो और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो जब उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के ही डायरेक्शन में हो रहा है. तो उस केस में जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो क्या होगा आपके पास, 0. वर्क डन बाय ग्रेविटी वुड बी 0. So this is how you're going to write that we know work is equal to F into S. In this case, displacement is in the direction of gravitational force. Gravitational force लिखना जरूरी है आपको यहाँ पे, इसलिए work done by the force of gravity, क्योंकि यहाँ force of gravity ही पूछा गया है, is 0. Next question. What is SI unit of work? Also define it and list few bigger units also. तो बेसिकली आपको एसआई यूनिट वर्क का बताना है, उसको डिफाइन करना है और भी कुछ बिगर यूनिट्स बताने हैं एसआई यूनिट से बड़े यूनिट. तो वर्क का जो एसआई यूनिट है आपको पता है वर्क इज, उसका जो बेसिक फॉर्मूला है एफ इंटू एस. वर्क का जो एसआई यूनिट है दैट इज जूल्स. वर्क का एसआई यूनिट क्या है, जूल्स, जिसको आप जे से रिप्रेजेंट करते हो. अब वर्क एफ इंटू एस है तो आपको पता है अगर मैं जानना चाहूँ कि 1 जूल किसकी इक्वल है तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, तो 1 न्यूटन, और डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है मीटर. तो बेसिकली 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर. इट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर और इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर और इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर. कुछ भी लिख सकते हो. अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसका मतलब ऐसे ही आपने निकाला ना इसको. तो work is said to be 1 joule. Work is said to be 1 joule when 1 newton of force acts on a body, causing a displacement of 1 meter and in its own direction. ये चीज आपको जरूर लिखनी है जब भी वर्क का फॉर्मूला लिखना है और या यूनिट को डिफाइन करना है. इन इट्स ओन डायरेक्शन जरूर करना है क्योंकि ताकि ये नेगेटिव या जीरो वर्क ना बन जाए. So work is said to be 1 joule when 1 newton of force acts on a body causing a displacement of 1 meter in its own direction या फिर in the direction of force applied. और ये तो आपको पता लग ही चुका है F into S और 1 joule is equal to 1 newton meter. So that means SI unit जो वर्क का है वो आपका जूल है and it is equal to 1 newton meter और ऐसे उसको आप डिफाइन करोगे. बिगर यूनिट्स देख लेते हैं. बिगर यूनिट्स आर गीगा जूल्स, मेगा जूल्स. 1 गीगा जूल के अंदर कितने जूल्स होते हैं, 10 raised to power 9, क्योंकि गीगा का मतलब ही क्या होता है 10 raised to power 9, और मेगा जूल्स के अंदर 10 raised to power 6 जूल्स होते हैं. So you can remember these units as well, that 1 gigajoule is equal to 10 raised to power 9 joules and 1 megajoule is equal to 10 raised to power 6 joules. So these are the bigger units. Okay, next question. Please list out whether work is done or not in the following. आपको कुछ केसेस दिए और आपको पूछा गया है कि इसमें वर्क डन होगा या नहीं होगा. तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हो आप, मैंने आपको बताया था कि वर्क डन होने के लिए दोनों फैक्टर्स होने इक्वली जरूरी है. फोर्स भी अप्लाइड होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तभी वर्क डन होगा. अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है तो वर्क डन उस केस में नहीं होगा, जीरो होगा. अब पहला केस है सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड. सो व्हेन अ पर्सन इज स्विमिंग तो शी इज अप्लाइंग फोर्स ऑल्सो एंड ऑब्वियसली स्विम कर रही है तो मूव भी कर रही है, तो उस केस में वर्क डन होगा. अ डंकी इज कैरिंग लोड ऑन हिज बैक. एक डंकी है इज कैरिंग लोड, बट इसमें ये नहीं दिया कि दैट डंकी इज मूविंग ऑल्सो. सो सिर्फ लोड मतलब फोर्स लग रहा है बट मूवमेंट का नहीं दिया, तो हम यहाँ लिख देंगे वर्क इज नॉट डन. विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल. So that means force is also applied and the displacement is also caused. So again, work is done. Green plant carrying out photosynthesis. So there is no displacement. So that means no work is done. An engine pulling a train. Obviously work is done because a force is also applied and when the engine is pulling, so that means train is pulled. So it is covering certain distance also. So again work is done. Food grains getting dried in the sun. So work is not done because there is no motion. Okay. A sailboat is moving due to wind energy.
So work is done because wind energy is exerting a force and sailboat is moving, so that means it is covering certain distance as well. So that means in this case, this and the last one, the work is done. Apart from this, in all the rest of the three, work is not done. Okay, next question. A mass of 10 kg is at a point A on the table. एक टेबल पे पॉइंट ए है और वहां पे मास पड़ा है 10 kg. इट हैज मूव टू पॉइंट बी. एक पॉइंट बी पे ले गए उसको हम. इफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में ही एक्ट कर रहे हैं. सो व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब यहाँ पे ये एक ही लाइन में एक्ट कर रहा है, मतलब हाइट कुछ भी नहीं है उसकी. हाइट क्या है? हाइट 0 है. सो बेसिकली यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो यहाँ पे हाइट का कोई डिफरेंस नहीं है, हाइट नहीं है. सो बेसिकली W इज इक्वल टू mgh करोगे तो हाइट 0 हो जाएगी यहाँ पे. सो वर्क डन भी 0 हो जाएगा. तो जरूरी नहीं है कि हमेशा फिगर से डायरेक्शंस को देखकर ही पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क निकालना है आपको. इस तरीके से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई चीज लाई कर रही है, उसमें हाइट नहीं है, तो उस केस में भी वर्क डन 0 होगा. Next question. Why work done is 0 when person carrying suitcase vertically in the hand walks in a horizontal direction? मतलब अगर हम सूटकेस को हाथ में ऐसे वर्टिकली पकड़ते हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाते हैं, तो वर्क डन 0 क्यों होता है उस केस में? वो इसलिए 0 होता है कि आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट कॉज मतलब प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, और फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. सो दैट मीन्स इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है? 90. तो उस केस के लिए आप फॉर्मूला लोगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. तो थीटा आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. सो वर्क डन इन दिस केस इज 0. सिमिलरली फॉर द मूविंग बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इसी तरीके से आप उसका भी 90 डिग्री निकाल सकते हो. इवन इफ द कूली इज कैरिंग द लोड ऑन हिज हेड एंड मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म, देन ऑल्सो इन द सेम वे यू आर गोना राइट ऑल्सो. तो पहले यहाँ पे पूरा एंगल बताओ, उसको शो करके दिखाओ, एंड ऑल्सो राइट एंड डिफाइन इफ यू कैन, दैट इज द 0 वर्क को डेफिनेशन भी दो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क व्हेन मैन इज पुशिंग अ वॉल? This I've already given you the example. When you're pushing a wall, so that means work done is 0 in this case. That is पक्का. क्यों? क्योंकि factors है force और displacement. Force तो लग रहा है, but there is no displacement. So we know F is equal into S. So when there is no displacement, so whatever may be the magnitude of force, but the work is going to be 0. Because two conditions must be satisfied for the work to be done. Force must be applied and displacement must be caused. So if any of the factor is missing, so that means work done is 0. Okay, next question. When a force retards the motion of a body, मतलब force motion को रोक रहा है, so what is the nature of work done by force? State reason and list two examples of such a situation. अब basically force retard कर रहा है motion को, so that means यहाँ पे frictional force की बात हो रही है, because the force which retards the motion is the frictional force. So what is the nature of work done? Obviously it is going to be negative, क्योंकि अगर work done इधर होगा तो वो उसको oppose करेगा opposite direction में. So work done would be negative. State reason. What is the reason? The reason being, suppose force F brings the velocity, अगर किसी बॉडी की velocity u है, उसको रेस्ट पे ला रहा है, तो वर्क डन कैसे निकालोगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, मतलब उसकी पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी और रिटार्ड होकर क्या हो रही है. सो बेसिकली यहाँ पे आप लिख दोगे दैट W इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके पास फाइनल तो क्या हो जाएगी? 0. फाइनल वुड बी 0, है ना. ये देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको बताती भी हूँ कौन से पेज पे दिया आपका. पेज नंबर खोल लो एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 59. 59 पे 1 सेकेंड 16 क्वेश्चन है 59 पेज पे. ठीक है. तो अगर आप इसको देखोगे तो दैट मीन्स, तो फाइनल तो उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है? 0, कि वो उसको रेस्ट पे ला रहा है. और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? सपोज अगर वो वेलोसिटी कितने से भी चल रहा था, सो वो हाफ mu² थी. तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क डन आ जाएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू -12 mu². ठीक है. अब दो एग्जाम्पल्स भी देने हैं सच सिचुएशन के. सो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जाम्पल ले सकते हो.
क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स मेंशन नहीं था, तो फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल ले सकते हो। और साथ में व्हेन यू आर अप्लाइंग ब्रेक्स टू अ कार और अ मोटरसाइकिल, तो वहां पे भी रिटार्डिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। दिस इज अप्लाइंग ब्रेक्स टू व्हीकल, कार और स्कूटर, वट एवर इट इज। तो यहाँ पे भी रिटार्डिंग फोर्स एक्ट कर रहा है विच इज अपोजिंग द मोशन और बॉडी को रेस्ट पे ला रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन, 300 जूल्स ऑफ वर्क, ये भी मैंने इसी बुक से पिक किया है, इसका भी मैं क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 सब्जेक्टिव में, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बार देख लो पेज नंबर अगेन 59 पे, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन दिया है 300 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन इन लिफ्टिंग अ बैग ऑफ मास 5 kg। यहाँ हम लिख लेते हैं इसको बेसिकली। तो आपको दिया गया है यहाँ पे कि हमारे पास 300 जूल्स ऑफ वर्क, तो वर्क कितना हो रहा है, 300 जूल्स ऑफ वर्क इज डन इन लिफ्टिंग अ बैग जिसका मास कितना है 5 kg। उसको कितनी हाइट तक उठा रहे हो आप, 4 मीटर पे। सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन विद व्हिच द बैग वाज रेज्ड। अब आपको पता है कोई भी चीज ऊपर उठाते हो तो उस केस में हमारा फॉर्मूला mgh होता है, ठीक है। तो यहाँ पे g आपको दिया है 10 लेने के लिए बोला है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं तो आपको पता है कि एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी इसके अंदर, तो या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास ये g नहीं, ये a होगा, मतलब जो एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगी। सो बेसिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, mhg प्लस a, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस द एक्सेलरेशन विच वी नीड टू कैलकुलेट। तो w आपके पास 300 जूल्स है, मास 5 है, h 4 है, g 10 है और a हमें सॉल्व करना है। सो बेसिकली 300 इज इक्वल टू 20, 10 प्लस a। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक्सेलरेशन वुड कम आउट टू बी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब g कितना है, g आपके पास है 10, तो बेसिकली एक्सेलरेशन जो आप फाइनल यहाँ पे निकालोगे, सॉरी इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो 15 नहीं आएगा, इट विल कम आउट टू बी डायरेक्टली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आप समझे हमने क्या किया, पहले हमने, हाँ, आपको पता है कोई भी चीज ऊपर उठाते हैं नीचे गिरते हैं, mgh फॉर्मूला आप यूज करते हो। अब इसके अंदर एक्सेलरेशन बैग के अंदर भी पूछी गई है, मतलब कितनी एक्सेलरेशन से आप उसको उठा रहे हो। तो एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे एक्ट करेगी, और दूसरा एक्सेलरेशन जिसके कारण जब आप बैग को रेज कर रहे हो वो जो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हमने g प्लस a से पुट किया। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो a आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो विद दिस वर्क का टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, और अब हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक से और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और बहुत से न्यूमेरिकल्स भी करते हैं एनर्जी पे। और अगर वर्क में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। तो लेट्स बिगिन विद एनर्जी नाउ। तो देखते हैं एनर्जी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एनर्जी एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। और उसी का एक और पार्ट है, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी एंड गिव इट्स टाइप्स एंड आल्सो एक्सप्लेन देम। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि एनर्जी क्या होती है और उसका एसआई यूनिट देना है। उसके बाद हमें इसका एक टाइप मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताना है और उसके फर्दर टाइप्स हमें देकर एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, एनर्जी इज बेसिकली द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने की क्षमता। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, क्योंकि ये एबिलिटी टू डू वर्क ही होता है, तो इसलिए जो वर्क का एसआई यूनिट होता है वही एनर्जी का एसआई यूनिट होता है, दैट इज जूल। अब मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करें, मैकेनिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी के अंदर होती है उसकी पोजीशन या उसके मोशन की वजह से। सो मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और पोजीशन, मतलब उसकी पोजीशन की वजह से या उसके अंदर मोशन की वजह से। तो दो तरह की मैकेनिकल एनर्जीज होती है, दो टाइप्स है मैकेनिकल एनर्जी के, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली जो एनर्जी बॉडी के अंदर मोशन की वजह से होती है दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं और इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है
हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें m क्या है, m इज द मास ऑफ बॉडी और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जब आपको कभी किसी भी चीज की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है, जब हमें किसी की भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है, तो उस केस में हम यहाँ वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं। और अगर कभी हमें किसी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना होता है तो हम उसको v ले लेते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी u और v से रिप्लेस कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, दैट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, दैट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। और पोटेंशियल एनर्जी हम मेजर करते हैं mgh से, किससे मेजर करते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। सो दिस इज हाउ you can define energy, then mechanical energy and its types, kinetic और potential, and I hope आपको formula भी समझ आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। जब भी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें ऐसे पूछा होगा कि कितना वर्क रिक्वायर होगा किसी को स्टॉप करने के लिए, या किसी का वेलोसिटी 30 से 40 करने के लिए, या 40 से 0 करने के लिए, तो दैट मीन्स वहां पे जो वर्क डन है ना, वो आप कैसे निकालोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको याद रख लो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वर्क डन मतलब हमें यही सॉल्व करना है। टू स्टॉप अ कार मतलब एक कार चल रही है, कितनी वेलोसिटी से चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 60 किलोमीटर पर आवर, और उस कार का मास है 1500 kg, ये भी आपको दे रखा है, और आप उसको स्टॉप करना चाहते हो। स्टॉप करना चाहते हो तो मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो कैसे निकालोगे आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होने वाली है, सो ऑब्वियसली इट इज गोना बी हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी लोगे, और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज गोना बी हाफ एम यू स्क्वायर। तो अब यहाँ पे v 0 होने वाला है, तो ये टर्म को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर के ही इक्वल होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस हाफ, m आपको दे रखा है 1500, बट यहाँ पे जो वेलोसिटी है आपको वो किलोमीटर पर आवर में है। तो मेक श्योर कि जब आप स्टार्ट ही करते हो ना, तो आप इसको मीटर पर सेकेंड के अंदर कर लिया करो। तो मीटर पर सेकेंड के अंदर करने के लिए आप इसको क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई इट विद 5/18, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 50/3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम इसको पुट करें तो 50/3 इंटू 50/3, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 3 5 15, तो पूरा आप सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा -208,333.3 जूल्स। तो यार कैलकुलेशंस वाला टाइम मैं बचा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करूँ। कैलकुलेशंस आप लोगों को करनी आती है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कट कर दिया, आप इसको फर्दर कट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसको आप रेस्ट ऑफ दी जो चीज़ें मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट। तो इस क्वेश्चन से आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टॉप अ कार मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, और दूसरा वर्क डन कभी भी ऐसे निकालना हो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब। एक बैटरी है जिसके थ्रू बल्ब लाइट होता है। लेट्स से हम एक बैटरी बना लेते हैं, इस बैटरी के थ्रू कोई मतलब बल्ब है दैट लाइटन्स अप, ठीक है। तो डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो अगर सपोज हम बैटरी की बात कर रहे हैं सबसे पहले तो बैटरी के अंदर आपको पता है बैटरी इज अ सोर्स ऑफ करंट। तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो जो केमिकल एनर्जी है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बल्ब को सप्लाई हो रही है, तो बेसिकली बल्ब के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है
वो प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, लाइट एनर्जी। इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये मैंने पूरा टोटल कन्वर्जन लिखा था। तो टोटल कन्वर्जन अगर हमें कोई पूरे प्रोसेस में पूछ रहा है तो बैटरी में पहले केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंटू हीट, हीट से जब हीट होगी तो ऑब्वियसली फिलामेंट लाइटन हो जाएगा और उससे क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट एनर्जी। So this is the energy conversion which is involved in this process. Okay, अगला क्वेश्चन दोबारा न्यूमेरिकल है। Calculate the amount of work needed to stop a car 500 kg moving at speed this. Almost similar question है। तो amount of work, तो obviously final kinetic energy minus initial kinetic energy. मास है आपके पास 500 kg and it is moving with speed 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सो इट विल कम आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। अब स्टॉप कर रहे हैं तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0। तो दैट मीन्स अगर वैल्यू पुट करोगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, हाफ mu, यहाँ लिख देती हूँ मैं mu स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तो आपका निगलेक्ट होने वाला है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो बचा हाफ, मास है 500 और u कितना है 10, 10 into 10, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, तो ये आपके पास 50 आ गया। तो बेसिकली इसका आपका आंसर आ गया, माइनस लगाना मत भूलना, 25, 5 is the 25 और आपके पास ये 4 zeros आ गए। 1 2 3 ओके। So this much is the answer for this question. So that means this much work has to be done in order to stop a car. और नेगेटिव का मतलब है ऑब्वियसली नेगेटिव वर्क डन होगा क्योंकि हमें कार का वेलोसिटी कम करना है, राइट। सो इट इज -250000 joules. Next question. On a level road, a scooterist applies brakes to slow down from a speed of 54 to 36. मतलब जो स्कूटरिस्ट है उसकी स्पीड पहले 54 थी, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी 54 किलोमीटर पर आवर और उसको स्लो डाउन करके वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी 36 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ब्रेक्स, अगेन वर्क डन मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बस इसमें फाइनल वाली 0 नहीं हो रही है, तो पहले हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 54 5/18, it comes out to be 15 meter per second और यहाँ पे 36 into 5/18 comes out to be 10 meter per second. अब मास जो हमें दिया है, एज्यूमिंग मास ऑफ एम्प्टी स्कूटर है 86 और स्कूटरिस्ट और पेट्रोल मिलाकर 64, तो टोटल मास इनको प्लस करके आ जाएगा ना, तो टोटल मास कितना होगा 86 प्लस 64 विच कम्स आउट टू बी 150। तो यहाँ पे हम उसी एक्सप्रेशन में पुट कर लेते हैं वर्क डन बाय द ब्रेक्स, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और वो क्या है 10 माइनस हाफ mu स्क्वायर, मास वही रहेगा और u कितना है 15 into 15। इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरे को तो आपके पास आंसर आ जाएगा -9375 जूल्स। आप भी सोच रहे होगे आंसर मैं कहाँ से लिख कर रही हूँ, क्योंकि कैलकुलेशंस नहीं कर रही हूँ, तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कर रही थी। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका, मैं पिन बता देती हूँ आपको, आप भी बुक खोल लो। ये क्वेश्चन था हमारा स्कूटरिस्ट ऑन अ लेवल रोड, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, आंसर बिल्कुल ठीक है -9375। तो इसको आप सॉल्व कर लेना इस तरीके से, ओके। तो ये क्वेश्चंस देखो बुक से करोगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा, तरह तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अच्छे दे रखे हैं वहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 20 kg चेंजेस द वेलोसिटी फ्रॉम 5 to 2, कैलकुलेट द वर्क डन। अगेन काफी कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, तो वर्क डन जो होगा दैट वुड बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल।
ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है इस टाइप का, तो इसीलिए मैंने आपको कई तरह के क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस करा दिए। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड ही दिया है, और फाइनल वेलोसिटी हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड। तो कोई यूनिट कन्वर्जन भी नहीं करना आपको। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो वर्क डन वुड बी हाफ, मास भी दे रखा है 20, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 2 इंटू 2 माइनस हाफ, मास है आपके पास 20 और u आपके पास है 5 इंटू 5। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा w इज इक्वल टू 40 माइनस ये आपके पास आ गया 10, 250 विच कम्स आउट टू बी 210, नेगेटिव का 210 जूल्स माइनस 210 जूल्स। सो दिस इज हाउ आपको वर्क डन, कभी भी जैसे मैंने बताया वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, उसको स्टॉप करना है, तो बेसिकली फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से माइनस करना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को। ओके, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। अब यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। कार का मास है 750, कार का मास कितना है 750 kg एंड इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 54। कार किस वेलोसिटी से चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको यहीं पे चेंज कर रही हूँ क्योंकि कहीं मैं भूल ना जाऊं, और आप भी याद रखा करो ये चीज 15 मीटर पर सेकेंड। सो फाइंड द न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इफ द पैसेंजर ऑफ मास 50 kg सिट्स इन द कार। ठीक है, तो मतलब पहले तो आपको इसी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो पहले तो यही पार्ट कर लेते हैं। हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ मास है 750 और u है आपके पास 15 इंटू 15, इसको काट लेते हैं, 2 3 दा 6, 1 7 14 375, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा 84375 जूल्स। 84375 जूल्स इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको बोला गया है, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ कि आंसर मैंने आपको इसको सही दिया है ना। ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6th, और कौन से पेज पे, ये तो आपको पता ही है, जहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पेज नंबर 59 पे 6th क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपके पास ये है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है जब कार का मास 750 है। अब एक मास 50 kg का पैसेंजर और बैठ गया, तो नया मास कितना हो जाएगा, 750 प्लस 50 मतलब 800 kg हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, सिर्फ मास में फर्क आया है। तो जो सेकेंड काइनेटिक एनर्जी है, न्यू काइनेटिक एनर्जी है, दैट वुड बी इक्वल टू दिस। तो इसको आप 400 इंटू 15 करेंगे, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 91234 joules, that is 90,000 joules. Okay, so this is how you have to calculate. अब देखो इस क्वेश्चन में काफी इजी था, बट कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि बोला पैसेंजर एक और बैठ गया, तो मास में ही तो फर्क आएगा, तो मास में फर्क आएगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास पे भी डिपेंड करती है। तो उस केस में नया मास लेके काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। ओके, अगला क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल्स। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसका काइनेटिक एनर्जी आपको दिया है 25 जूल्स, जो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, बट हमें उसका मास नहीं दिया गया। सो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी अगर उसकी वेलोसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दे, मतलब जो न्यू वेलोसिटी है वो 3 टाइम्स इसके v के हो जाएगी, तो मतलब नई वेलोसिटी कितनी होगी, 3 इंटू 5, v डैश वुड बी 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी जो आपकी होगी वो होगी हाफ एम वी डैश स्क्वायर के इक्वल। अब लेकिन इसको निकालने के लिए आपके पास मास नहीं है, बट यहाँ पे बोला है कि मास तो सेम है, तो यहाँ पे सब कुछ गिवन है, तो हम मास निकाल लेते हैं पहले यहाँ से। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास 25, हाफ, मास हमें फाइंड करना है, और v है 5 का स्क्वायर, तो मतलब 5 इंटू 5। तो यहाँ पे अगर आप m सॉल्व करोगे तो m आपके पास आ जाएगा 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25। इसको सॉल्व करोगे तो मास आ गया आपके पास 2 kg।
अब जब मास आ गया तो यहाँ पुट कर लेते हैं, इतना सिंपल तो है। तो हाफ मास हो गया 2 और v डैश स्क्वायर, v नया वेलोसिटी हमारे पास है 15, स्क्वायर करना मत भूल जाना। तो इट कम्स आउट टू बी 225 जूल्स। 15 इंटू 15 क्या होता है? 225 जूल्स। सो दिस वुड बी दी न्यू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कभी ऐसे ही दिया हो कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आपको बेसिकली ओरिजिनल वेलोसिटी से उसको रिलेट करना है और फिर उसको पुट करके न्यू काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है। ओके, अगला क्वेश्चन, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन, तो एक एक पार्ट कर लेते हैं। ये हम कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। और हमें पता है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय द फॉर्मूला mgh। अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप। यस, यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इन टॉय कार्स जो स्प्रिंग है उसको कंप्रेस, जो बाउंड स्प्रिंग है उसको, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, बट जब आप उसको रिलीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इसी वजह से टॉय कार मूव कर पाएगी। थर्ड पार्ट है, ये फिगर इसी थर्ड पार्ट को बिलोंग करती है। अ स्कायर ऑफ मास 50 kg stands at point A at the top of sky jump. He jumps, he takes off from A for his jump to B. A से जंप होकर वो कहाँ पे जा रहा है? B पे। कैलकुलेट द चेंज इन हिज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन A एंड B। अब इसमें आप कंफ्यूज मत हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ओनली, और हमें क्या निकालना है? उसका चेंज। तो बेसिकली पहले ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, फिर बी पे निकाल लो। हाइट आपको दे रखी है और आपको पता है मास तो हमेशा सेम रहता है। तो अगर आप ए पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे कर लेते हैं, सो दैट मीन्स एट पॉइंट ए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट वुड बी इक्वल टू mgh। मास सेम रहने वाला है, g 10 ले लेते हैं, सेम रहने वाला है वो भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 10, और h आपके पास है, हाइट दे रखा है 75 मीटर्स। तो ये आ गया आपके पास। अब ऐसे ही पॉइंट बी पे निकाल लेते हैं। बी पे निकालने के लिए उसका हाइट लेना पड़ेगा, बट मास सेम रहेगा, और वहां पे उसका हाइट कितना है? 60 ले लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30 इतना जूल्स, और इसको आप सॉल्व करोगे बेसिकली, इसका भी मैं बता देती हूँ ये कौन से पेज पे क्वेश्चन दिया है आपको। It is given on page number, one second, ये आपको दिया है, हाँ, it is question number 9। ये कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इट विल कम आउट टू बी 37500 जूल्स। तो अब आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज का मतलब है आपको फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी में से सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दो। ठीक है, अब आप इसको माइनस करोगे तो 37500 माइनस 30,000, सो यहाँ पे आंसर आपका आने वाला है 7500 जूल्स। तो इसलिए कभी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज हो रहा है तो आप कंफ्यूज मत होना, वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ओनली। और ए और बी पॉइंट था, हाइट अलग अलग थी, चेंज कैसे निकालते हो आप? 1 - 2 करके। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। एक बॉडी है, अब आपको न्यूमेरिकल्स मेरे ख्याल काफी कॉन्फिडेंट हो गए आप। इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो ऊपर की तरफ आप जो भी चीज फेंकते हो तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। तो हमें उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला है mgh। तो मास है, g है, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव h, बट वी कैन मेक यूज ऑफ दीज, और हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अप द सेकेंड इक्वेशन, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ऊपर फेंक रहे हैं तो इसको हम ut माइनस हाफ, क्योंकि g नेगेटिव हो जाएगा तो इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पे पुट करोगे
तो u is 50, टाइम is 5, माइनस है ये, सॉरी, हाफ, g is 10 और t अगेन is 5. 5 का स्क्वायर कर लेते हैं. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है, एक सेकेंड, दिस इज अ बॉडी ऑफ मास. आप भी बुक खोल लो, साथ साथ लिख दो कमेंट सेक्शन में कि कौन सा क्वेश्चन है. सो बेसिकली दिस इज क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना. तो इट इज क्वेश्चन नंबर 10, अगेन ऑन 59 पेज. 59 पेज पे ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ये. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हाइट आपका आ जाएगा 125 मीटर्स. 125 मीटर्स. तो हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी. अब जब H आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी तो फाइंड करना आसान रहेगा. सो दिस इज इनटू 125. सो इट कम्स आउट टू बी, मल्टीप्लाई करने के बाद 6250 जूल्स. तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है. एंड आई होप समझ आ गया. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता था mgh, बट h नहीं था, लेकिन हमारे पास ये चीजें थी तो हमने सेकेंड इक्वेशन को यूज करके h फाइंड किया और फिर mgh के फॉर्मूला में उसको सिंपली पुट किया और मल्टीप्लाई करके 6250 आंसर आ गया. ओके, अगला क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg. ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 40 kg. इट इज रेज टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर. उसको कितनी हाइट से उठा रहे हैं? 5 मीटर से. What is its potential energy? This is quite easy. तो पहले फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं. into 5. तो 400 into 5, it comes out to be 2000 joules. Okay. If object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down. तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी है, ठीक है, दैट इज ओके. बट हमें अगर हम उसको मतलब उसको नीचे गिरा रहे हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन कितना होगा? तो जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है, आपको पता है एनर्जी कन्वर्जन होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. सो दैट मीन्स हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस डाउन. तो मतलब mgh/2 is equal to kinetic energy. Now what is mgh? It is 2000. It is halfway down. So obviously half of it is जो कन्वर्ट हो गई है. सो इट कम्स आउट टू बी 1000 जूल्स. तो आपको समझ आया कि हाफ वे डाउन था, तो हाफ वे डाउन है तो हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी. तो मैंने पोटेंशियल का हाफ किया और उससे मेरा काइनेटिक एनर्जी सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body falls from a height, bounces from ground, and again goes upward with this thing. Again goes upward with loss of a part of its energy. मतलब एक बॉडी को आपने ऊपर से गिरा, वो ग्राउंड पे बाउंस हुई और फिर ऊपर की तरफ आ गई, थोड़ी सी एनर्जी पार्ट उसका लॉस हो गया. सो हाउ विल इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंज? देखो, जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है. When it is going upward, तो उसका potential energy gradually increase कर रहा है. But when it is coming down, तो उसका potential energy is getting converted into kinetic energy. ठीक है. Now what are the various energy conversions? Obviously, the conversions would be, जैसे कि मैंने आपको बताया कि when it is moving up, जब नीचे आ रही है तो kinetic energy maximum है, और जब ऊपर जा रही है टॉप पे है तो potential energy maximum है. जब नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, ऊपर जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में हो रहा है. सो व्हाट विल बी इट्स अल्टीमेट एनर्जी? ऑब्वियसली एनर्जी का फॉर्म कोई भी हो, बट द एनर्जी इज गोना बी कांस्टेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम टू फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड आल्सो डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी. ये हम कर चुके हैं. अगर आप मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म्स की हम बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म्स दो होती है. वन इज पोटेंशियल एंड अदर इज काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, एंड काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. सो दीज आर द टू फॉर्म्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. तो जो वर्क का एसआई यूनिट है वही एनर्जी का एसआई यूनिट है. एंड हाउ वी कैन डिफाइन इट? Obviously we know that 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. So energy is said to be 1 joule when force of 1 Newton acts on a body and causes a displacement of 1 meter. When force of, मैं लिख देती हूँ, when force of 1 Newton acts
on a body and produce displacement of 1 meter. And that time the work is said to be, the energy is said to be 1 joule, or even we can say the work is said to be 1 joule. Okay, next part of this question. A man of mass 50 kg, एक मैन है जिसका मास कितना है 50 kg, jumps from a height of 0.5 मीटर, वो ऊपर से जंप कर रहा है और कितनी हाइट से जंप कर रहा है 0.5 मीटर से. G दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो व्हाट विल बी इट्स एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट मतलब पोटेंशियल एनर्जी. मैंने आपको बताया हाईएस्ट पॉइंट पे किसी भी चीज के पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी. सो इट इज कैलकुलेटेड बाय mgh. तो इसको आप इस तरीके से लिख लो, यूनिट्स बिल्कुल सही है. सो इट इज 250 joules. 250 joules. ओके, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 20 kg. हमें एनर्जी फाइंड करनी है. एक बॉडी है जिसका मास है 20 kg और वो मूव कर रही है, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है 0.1 मीटर पर सेकेंड. वी नो दैट व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी, because energy possessed by the body by the virtue of its motion is kinetic energy. So we can calculate it by half mv square. So half m is 20, v is 0.1, 0.1. तो इसका 0 कट गया. ठीक है, इसका भी हम नीचे एक डेसिमल लगा लेते हैं. दिस कम्स आउट टू बी 5. तो ये आपका हो गया 1/10. So it comes out to be 0.1 joule. It comes out to be 0.1 joule. तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये भी आपका इसी का क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन है आपका, इट इज क्वेश्चन नंबर 32 part 3. So it comes out to be 0.1 joule. So this is the kinetic energy. Okay, next question. A body of mass 20 kg. बहुत न्यूमेरिकल्स हो गए हैं और मेरे ख्याल आप कॉन्फिडेंट हो गए होंगे. एक बॉडी है जिसका मास 20 kg है. इट इज रेज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ 15 मीटर हाई. उसको कितना ऊपर उठा रहे हैं 15 मीटर हाई, और फिर उसको नीचे गिर रहे हैं टूवर्ड्स ग्रेविटी, मतलब जी इज पॉजिटिव. ठीक है, सो फाइंड आउट द वर्क डन इन रेजिंग द बॉडी टू द टॉप. वर्क डन इन रेजिंग द बॉडी. वर्क डन इन रेजिंग द बॉडी वुड बी इक्वल टू ऑब्वियसली इट्स पोटेंशियल एनर्जी. आप वर्क भी कैसे ही निकालते हो, mgh से ही निकालते हो. तो यहाँ पे होगा 20, g हो गया 10, and h would be 15. H would be 15. So it comes out to be 3000 joules. 3000 joules is the work done on raising the body to the top of the building. Okay. So what will be the value of gravitational potential energy? So obviously हमें पता है कि जो work done हुआ उसको ऊपर उठाने के लिए that is given by mgh, और top पे उसका potential energy ही होगा which would be equal to the work done which is given by mgh, और आपने अभी कैलकुलेट भी किया 3000 joules. Okay, by what factor will the gravitational potential energy of the same body increase if it is raised to the top of the multi-story building 45 meter high? पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा अगर उसको 45 मीटर हाई बिल्डिंग पे कर दो. तो आपको पता है जब 15 मीटर हाई बिल्डिंग पे किया है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आपने इसी पार्ट में सॉल्व किया है, वो कितना आया है 3000 joules. अब उसको कितना कर रहे हैं 40 हाइट कितना कर रहे हैं 45 मीटर हाई. सो दैट मीन्स वहां पोटेंशियल एनर्जी मास तो सेम रहने वाला है 20, जी भी सेम रहने वाला है, बस हाइट बदल जाएगी. तो इट कम्स आउट टू बी 9000 joule. सो कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज वुड बी पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट 45 मीटर जो यहाँ पे होगी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट 15 मीटर. तो कितना हुआ 9000 डिवाइडेड बाय 3000. तो द इंक्रीज वुड बी 3. मतलब उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इट वुड इंक्रीज 3 times when it is taken from the height 15 meter to 45 meter. Okay, what will be the kinetic energy of the body be maximum? तो ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है बिल्कुल टॉप पे होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. बट जब कोई चीज बिल्कुल नीचे गिरने वाली होती है व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड, तो उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है. सो इट विल बी मैक्सिमम व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड. सो विद दिस एनर्जी भी खत्म हो गया
और मुझे लगता है कि एनर्जी के तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए, आपको समझ भी आ गए होंगे. सो नाउ क्विकली बिगिन विद द लास्ट टॉपिक, दैट इज पावर. नाउ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट, स्टेट एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पावर. और सेकेंड पार्ट में हमें बताना है, पर्सन कैरिंग 10 bricks each of mass 2.5 kg on his head moves to a height 20 meter in 50 seconds. We need to calculate the power spent of the person in carrying the bricks and the g is given. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, स्टेट एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर. सो लेट मी टेल यू, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. जो पावर होता है हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क. और पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है वर्क अपॉन टाइम, और पावर का एसआई यूनिट होता है हमारे पास वॉट. ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूला में पुट करो तो 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 सेकेंड. तो इसको डिफाइन कैसे करोगे आप? पावर इज सेड टू बी 1 watt. ऐसा यूनिट को डिफाइन कर रही हूं मैं. ये पावर इज सेड टू बी 1 watt. पावर को 1 watt हम कब कहेंगे? व्हेन 1 joule of work is done. When 1 joule of work is done in 1 second. When 1 joule of work is done in 1 second. अब हम ये सेकेंड पार्ट इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं. A person carrying 10 bricks. एक पर्सन है, he is carrying 10 bricks. So number of bricks which he carries is 10. और हर एक ब्रिक का मास कितना है? 2.5 kg of each brick. On his head moves to a height of 20 meter. कितनी हाइट पे मूव कर रहा है? 20 मीटर्स पे. और कितने टाइम में कर रहा है? 50 सेकेंड्स में. वी नीड टू कैलकुलेट द पावर. तो पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज वर्क अपॉन टाइम. इट इज वर्क अपॉन टाइम. आप कोई चीज ऊपर ले जाते हैं तो आपको पता है वर्क को हम कैसे निकालते हैं? इंटू mgh, और नीचे हम इसको टाइम से डिवाइड करके पावर निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे मास कितना है? 10 ब्रिक के एक का मास है 2.5. तो 10 का मास कितना होगा? 2.5 into 10. G को आप क्या ले लोगे? G कैन बी टेकन एज 10. और आपको पता है कि कितनी हाइट पे जा रहा है? H कितना है? H इज 20. और टाइम कितना है आपके पास? टाइम इज 50 सेकेंड्स. ये देखो आपको 50 दिया हुआ है. तो इसको आप सॉल्व कर लो. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज दिस. तो ये आपके पास हो गया. इट कम्स आउट टू बी 100 watt. Power comes out to be 100 watt. So this is how you need to calculate the power spent. अब इसमें देखो, आपको ये चीज ध्यान रखनी थी, 10 ब्रिक थी और एक का मास 2.5 था. तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 2.5 ले लेते हैं और उसको 10 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं. सो मेक श्योर कि आप नंबर जो दिया हुआ है ना उसको भी कंसिडर करो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A boy X can run with a speed of 8 meter per second against the frictional force of 10 Newton. And another Y can move with a speed of 3 meter per second against the frictional force of 20 Newton. Find the ratio of powers of X and Y. तो सबसे पहले आपको boy X के लिए हम देख लेते हैं क्या दिया है. तो boy X के लिए दिया है कि X can run with a speed of 8 meter per second. तो कितनी स्पीड से X भाग सकता है? 8 meter per second against the frictional force. और फ्रिक्शनल फोर्स हमें दिया है 10 न्यूटन. सो बेसिकली वर्क डन बाय हिम वुड बी F इंटू एस. कितना? तो आपके पास फोर्स है 10 और स्पीड है 8. सो वर्क डन बाय हिम इज 80 joules. दिस इज द वर्क डन विच इज डन इन ऑर्डर टू वर्क अगेंस्ट दिस फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. ओके, तो ऐसे ही हम बॉय वाई का भी निकाल लेते हैं. तो बॉय वाई जो है वो कितनी स्पीड से भागता है? 3 मीटर पर सेकेंड. और फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे कितना लगता है? 20. सो दैट मीन्स उसको कितना वर्क डन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस फ्रिक्शनल फोर्स? 20 into 3 कम्स आउट टू बी 60 joules. और ये आपको दिया है, one second, can move with this. This is the frictional force. So we need to find the ratio of their powers. ये आपका क्वेश्चन नंबर है, आप देख लो एक बार बुक में. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20th है. अब इस पे टाइम नहीं दिया है, लेकिन आप देखो यहाँ पे आपको 1 सेकेंड मेंशन किया गया है. आपके पास 1 सेकेंड है क्योंकि पर सेकेंड है ये आपके पास. तो टाइम इज 1 सेकेंड फॉर बोथ द केस. तो पावर अगर आप निकालो, सो इसकी पावर कम्स आउट टू बी 80 वॉट और इसकी पावर कम्स आउट टू बी 60 वॉट. हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई.
तो मतलब पावर x डिवाइडेड बाय पावर y, तो x की पावर कितनी है 80 और y की पावर कितनी है आपके पास 60, सो इट कम्स आउट टू बी 3/4 और यू कैन राइट रेशियो लिखना है तो 4:3, so the ratio of their power is 4:3. So this is how you need to find. अब इस क्वेश्चन में जो ट्रिक था वो ये यूज करना था, इसमें आपको टाइम नहीं दिया गया था, तो टाइम आपको याद रखना है कि टाइम ये पर सेकंड के लिए ही तो दे रहा है, तो आप टाइम 1 सेकंड ले लोगे। और दूसरा यहाँ पे अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, तो वर्क डन आप कैसे निकालोगे, दिस इज द स्पीड जिससे वो भाग रहा है इनटू फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों के केस में, देन पावर एंड देन द रेशियो। और रेशियो लेते हुए भी ध्यान रखना है कि रेशियो पावर x to y है या y to x है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज a machine gun takes 10 seconds to fire 30 bullets with a velocity of 500 meter per second. Find the power developed by the gun when each bullet has a mass of 100 grams. अब आपको यह बोला गया है कि एक मशीन गन है जो कि कितना टाइम लेती है, 10 सेकेंड का टाइम लेती है टू फायर 30 बुलेट्स, n is 30 बुलेट्स, ठीक है, और वो फायर होती है और वो कितनी वेलोसिटी से मूव करती है 500 मीटर पर सेकेंड। वी नीड टू फाइंड द पावर डेवलप्ड बाय द गन व्हेन ईच बुलेट हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम्स, तो मतलब एक बुलेट का मास है 100 और टोटल बुलेट है 30, तो मास आपके पास आ गया 3000 ग्राम्स, ठीक है, तो दिस इज द मास ऑफ इट। ओके, तो इसको आप किलोग्राम में कर लोगे तो इट कम्स आउट टू बी 3 kg। ओके, तो यहाँ पावर ऑफ गन निकालना है, तो पावर ऑफ गन वुड बी वर्क डन बाय द गन डिवाइडेड बाय टाइम। अब वर्क डन बाय द गन कैसे निकालोगे आप, अब जब जो गन है वो फायर कर रही है जब बुलेट्स, तो वर्क डन वुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट्स, ऑब्वियसली इट इज गोना बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑल द बुलेट्स, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको हाफ mv² अपॉन टाइम लिख सकते हैं, इसको आप mv² अपॉन 2t भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली पावर कैसे निकालोगे, मास 3, वेलोसिटी कितनी है 500, v² है तो 500 इंटू 500 2, और टाइम कितना है आपके पास 10। तो इसको जब आप इससे करोगे, सॉल्व करोगे, तो इट विल कम आउट टू बी, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर इसी बुक से क्वेश्चन लिया गया है, तो क्वेश्चन इज 21 और इसका आंसर आएगा 37500 पावर इज इन वॉट्स। तो इस तरीके से आप इसका भी आंसर सॉल्व कर लोगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट पावर इन अ वॉट ऑफ अ 60 kg स्प्रिंटर, तो मास कितना दिया है आपको 60 kg स्प्रिंटर, जो एक्सेलरेट हो रहा है फ्रॉम 0 to 10, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम में हो रहा है 3 सेकेंड में। तो वी नीड टू फाइंड पावर, सो पावर कैन बी कैलकुलेटेड एज वर्क बाय टाइम। We have time but we don't have work. We know work can be calculated by force into displacement, right? But we don't have both of them. But force आपको पता है, फिर भी आप m into a से निकाल सकते हो और एक आपको displacement भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्स फाइंड करने के लिए हम इससे a फाइंड कर लेते हैं। तो we will make use of equation v is equal to u plus at। तो फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 10, u है 0, a हमें सॉल्व करना है एंड दिस इज 3, तो a कम्स आउट टू बी 10/3, a कितना आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब a आ गया आपके पास तो आप फोर्स फाइंड कर सकते हो, फोर्स इज 60 इंटू 10/3 विच कम्स आउट टू बी 200 न्यूटन। ओके, फोर्स आगे चुका है आपके पास। Next we have to find the displacement, which again we can calculate from the this thing, s is second equation, s is equal to ut plus half at square। तो s ut u 0 है तो इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, a आप सॉल्व कर चुके हो 10/3 और t का स्क्वायर मतलब 3 into 3, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इट कम्स आउट टू बी 30/2 विच कम्स आउट टू बी 15। तो s भी आपका आ चुका है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन वुड बी इक्वल टू 20 इंटू, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया था 15, इससे आप वर्क डन निकाल लोगे और फिर इसको आप यहाँ पुट करके 200 इंटू 15 डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास कितना है 3, इसको करके आप इसका आंसर फाइंड कर लोगे। तो बेसिकली इट विल कम आउट टू बी दिस थिंग, इट इज 30 0
3, it will come out to be 1000 watts. It will come out to be 1000 watts. Okay, so this is how you need to find for it. समझ आ गया आपको कैसे करना है इसको? So 1000 watt is the answer for this question. Next question is, two boys A and B weighing 60 kg and 40 kg respectively climb on a staircase each carrying a load of 20 kg on their head. तो मतलब A and B दो लोग हैं, एक का वेट है 60 kg मास और एक का है 40 kg, और उन दोनों ने ही अपने सिर पे एक लोड उठा रखा है 20 kg का, दोनों ने ही. ठीक है. स्टेयरकेस कितने चढ़ते हैं? 10 स्टेप्स चढ़ते हैं वो, और हर स्टेयरकेस की हाइट है 50 सेंटीमीटर. अगर ए को टाइम लगता है 20 सेकेंड्स चढ़ने के लिए और बी को लगता है 10 सेकेंड्स, तो किसमें ग्रेटेस्ट पावर है? तो आपको पता है पावर कैसे निकालोगे? पहले ए की पावर निकालते हैं. तो ए का पावर आप कैसे निकालोगे? फॉर ए इट इज वर्क अपॉन टाइम. और वर्क कैसे निकालोगे? mgh अपॉन टी. अब इसका मास क्या होगा? दिस इज 60 और 20 सिर पे है, तो मतलब टोटल हो गया 80. g इज 10 और कितनी हाइट चढ़ते हैं? 50 और हर एक स्टेप 10 का है, तो 50 इंटू 10 500. इट कम्स आउट टू बी 500. ठीक है, 500 आपका सेंटीमीटर हो गया. इसको मीटर में कर लेंगे तो 5 मीटर्स हो गया बेसिकली. 500 सेंटीमीटर्स और ये आपके पास आ गया 5 मीटर. तो h हो गया 5 और टाइम कितना लेता है? 20 सेकेंड्स. तो बेसिकली इजी कैलकुलेशन है. तो इट कम्स आउट टू बी 200 वॉट पावर ऑफ ए. ऐसे ही पावर ऑफ बी निकालोगे तो अगेन mgh, उसका मास कितना है? 40 प्लस 20 60, g इज 10 और h कितना है? h इज 5 और कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड्स. So it comes out to be 300 watts. ठीक है. So which possess the greatest power? Obviously the B1 has the greatest power. 300 watts है उसकी पावर और A वाले की 200 watt. तो आप लिख लोगे B possess the greatest power. Now find the ratio of the powers. अगर आपको उनका रेशियो निकालना है तो that means power of A divided by power of B. ठीक है. तो इसमें आप A by B भी कर सकते हो और B by A भी कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको स्पेसिफाइड नहीं है. सो इट कम्स आउट टू बी 2/3. इट कम्स आउट टू बी 2/3. द रेशियो इज 2/3. तो आपको समझ आया कि किस तरीके से स्टेयरकेस जब भी दिया होगा ना, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स है, कितना विड्थ है, उसको मल्टीप्लाई करके आपको यूज करना है, हाइट लेना है. और अगर किसी के पास लोड है तो आपको प्लस करना है मास, क्योंकि मास बढ़ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the energy in kilowatt hour consumed in 10 hours by 4 devices of power 500 watt. ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना हो ना, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखो NPT. N का मतलब नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ एपिलेंस. मतलब 4 फ्रिज, 2, मतलब जो भी दो सेम, 2 ट्यूबलाइट 50 वॉट की, तो N हो गया 2. मतलब सेम तरह के एपिलेंस, क्योंकि अक्सर आप ये मल्टीप्लाई करना भूल जाते हो. और P होता है पावर, और आप पावर किलोवाट में लेते हो, और टाइम होता है आवर्स में. तो इसमें हमें एनर्जी ही निकालनी है. अब आप देखो 4 डिवाइसेस हैं सेम पावर के, तो N आपको लिखना पड़ेगा इंटू 500 और टाइम क्या है आपका 10. तो यहाँ पे ये पावर वॉट में है, बट नो प्रॉब्लम, हम बाद में किलोवाट में कर लेंगे. 20 एंड देन वी हैव दिस इज दिस मच वॉट आवर. अब जब आपको उसको किलोवाट आवर में करना है तो सिंपली इसको 1000 से डिवाइड कर दो और ये आपके पास आ जाएगा 20 किलोवाट आवर. और ये भी याद रखो आप, जितने किलोवाट आवर होते हैं उतने ही यूनिट्स होते हैं. तो अगर क्वेश्चन यूनिट्स में भी पूछा होता तो सीधा आप 20 यूनिट्स लिख सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 बल्ब्स, तो मतलब N हो गया 5, ईच हैविंग 100 वॉट ऑफ पावर. तो पावर कितना है? 100 वॉट. आर यूज फॉर 4 आवर्स. कितनी देर के लिए यूज होते हैं? 4 आवर्स के लिए. अगेन एक और एपिलेंस दिया हुआ है, हीटर, एक ही हीटर है, ऑफ पावर 1500 वॉट, यूज फॉर 2 आवर्स. तो कितनी देर के लिए यूज होता है? 2 आवर्स के लिए. अगेन एक और चीज है, इलेक्ट्रिक आयरन, एक ही है, जिसका पावर है 1000 वॉट, यूज्ड फॉर 5 आवर्स. उसको 5 आवर्स के लिए यूज करते हो. तो आपको बताना है कि टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय देम. अब टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय देम आपको कोई मतलब महीने की नहीं बतानी है, एक ही दिन की बतानी है, क्योंकि आपको स्पेसिफाइड नहीं है. तो आप पहले इसकी एनर्जी निकाल लो NPT करके, 5 इंटू 100 इंटू 4. सो इट कम्स आउट टू बी
2000 वॉट आवर। इसकी एनर्जी निकालोगे तो NPT N1 है, तो 1500 इंटू 2 दैट मीन 3000 वॉट आवर। और इसकी एनर्जी निकालोगे तो N1 है, 1000 इंटू 5 कम्स आउट टू बी 5000 वॉट आवर। सो दैट मीन्स टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, अगर आपको किलोवाट आवर में पूछा है तो किलोवाट आवर में कर लो, किलोवाट आवर में कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा। सो इट इज 2 किलोवाट आवर फॉर दिस, और इसमें ये हो जाएगा 3 किलोवाट आवर, क्योंकि आपको सिर्फ इसको डिवाइड ही करना है 1000 से, और ये हो जाएगा 5 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इसको जब आप करोगे प्लस करोगे तो टोटल एनर्जी कंज्यूम शुड बी 5 + 3 + 2 10। So total energy consumed would be 10 kilowatt hour. 10 kilowatt hour. Now we need to convert this energy into joules. तो मैं आपको याद करा दूं, एक रिलेशन होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो कितने किलोवाट आवर है आपके पास? 10। तो अगर आपको जूल्स में बताना हो तो 3.6 इंटू 10⁻6 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब एक जीरो और प्लस हो जाएगी यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? 3.6 into 10⁻7 joules. So this is how you convert kilowatt hour into joules. और n को जरूर याद रखना, आपको बुक्स में n का n नहीं मिलेगा फॉर्मूला में, बट n इसलिए याद रखना क्योंकि n आपको ना इस चीज से बचाएगा कि आप 5 बल्ब्स हैं 2 ट्यूबलाइट्स है, उसे मल्टीप्लाई करने से आप बच जाओगे, मतलब पहले ही मल्टीप्लाई कर लोगे और वो गलती आप नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर अ मंथ ऑफ अप्रैल। आपको अप्रैल के मंथ का बिल निकालना है। इफ 4 बल्ब्स, तो मतलब n हो गया 4 बल्ब्स जिसकी पावर है 40 वॉट और कितनी देर के लिए यूज होते हैं? 5 आवर्स के लिए। और 4 ट्यूबलाइट मतलब n है 4 जिसका पावर है 60 वॉट और यूज होती है 5 आवर्स के लिए। टीवी मतलब एक टीवी जिसका पावर है 100 वॉट और कितनी देर के लिए यूज होती है? 6 आवर्स के लिए। वॉशिंग मशीन अगेन एक है जिसका पावर है 400 वॉट और कितनी देर के लिए यूज होती है? 3 आवर्स। कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखा है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है, तो पहले हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं दिन की कि ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाने से कितनी एनर्जी लगती है। तो NPT दैट मीन्स 4 इंटू 40 इंटू 5, इट कम्स आउट टू बी, मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ क्योंकि ताकि हम थोड़ा सा टाइम सेव कर लें और कैलकुलेशंस जल्दी से और करेक्ट हो जाएं। तो 4 इंटू 40 इंटू 5, तो इट कम्स आउट टू बी 800 वॉट आवर। अब ऐसे ही इसके लिए 4 इंटू 60 इंटू 5, so it comes out to be 4 into 60 into 5. 4 into 60 into 5. It will come out to be 120 watt hour. अब ऐसे ही इसके लिए करें तो N1 ही है तो 600 वॉट आवर और इसके लिए करें तो 1200 वॉट आवर। सो दैट मीन्स एक दिन की एनर्जी कितनी होगी? 800 प्लस 120 प्लस 600 प्लस 1200। कर लेते हैं एक मिनट। 800 1 सेकेंड, 800 प्लस 120 प्लस 600 1 सेकेंड 720 plus 600 plus 1200, so it comes out to be 2520। तो ये आपके पास आ गया 2520 वॉट आवर। किलोवाट आवर में करोगे इसको कन्वर्ट 1000 से डिवाइड करके, सो इट विल कम आउट टू बी 2.52 किलोवाट आवर। तो इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है एक दिन में। अब आपको कितने का पूछा है? अप्रैल का। आपको पता है मार्च का महीना 31 का होता है और अप्रैल का महीना 30 दिनों का होता है। तो अगर एक दिन में इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज would be 2.52 into 30. 2.52 into 30. 75.6 किलोवाट आवर। ठीक है, जितने किलोवाट आवर होते हैं उतने ही यूनिट्स लिख सकते हो क्योंकि किलोवाट आवर और यूनिट एक होता है। अब एक यूनिट की कॉस्ट है ₹1.80, तो बिल कितना आएगा? आपके यूनिट है 75.6, तो 75.6 इंटू 1.80 कम्स आउट टू बी ₹136। तो आपका बिल कितना आएगा? 136। तो अब देखो इस क्वेश्चन में मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में भी आ जाता है। एक तो n को मत भूलना आप कभी भी, अब इसलिए अपने फॉर्मूला में E = NPT याद रख लेना।
अलग अलग कॉलम्स में लिखना ताकि अलग अलग कैलकुलेशन कर पाओ। उसके बाद वॉट आर को किलोवाट आर में कन्वर्ट करना मत भूलना, और अगर कभी किलोवाट आर में ही है तो गलती से उसको दोबारा 1000 से डिवाइड मत कर देना, ये चीज। उसके बाद कौन से महीने का बिल पूछा गया है उसके दिन का ध्यान रखना कि उसमें 31 डेज आते हैं या 30 डेज आते हैं, या हो सकता है आपको फोर्टनाइटली पूछा जाए या वीकली पूछा जाए, तो वो चीज का आप ध्यान रखना। और फिर एक दिन का टोटल एनर्जी निकालने के बाद उसको उस अकॉर्डिंग डेज से मल्टीप्लाई करके, उसका मतलब उसका यूनिट्स और जितने यूनिट का रेट दिया हो आपको उससे उसको मल्टीप्लाई करके आपका बिल आ जाएगा। So with this, we have come to an end of this session. I hope you enjoyed this work by energy, क्योंकि हमने बहुत बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए इस सेशन में। मैंने कोशिश की कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा पाऊँ और न्यूमेरिकल्स भी करा पाऊँ। तो अब आप अपनी ये वाली बुक उठा लेना और इसके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो चैप्टर टेस्ट है, उनको करो। पहले सेशन अच्छे से देख लेना, न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व करना, थ्योरी देख लेना, और फिर इसका जो प्रैक्टिस टेस्ट है ना वो जरूर करना। और जो क्वेश्चंस आपसे बच्चे ना हो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। So with this we come to an end of this session. I hope you like it. So if you like it, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notifications. So me Divya from Arihant Padhaku signing off. We are meeting very soon where we'll be discussing the next chapter, that is why do we fall ill. So till then, take care, bye bye, and please sessions में present रहा करो, and जो भी कुछ doubts होते हैं तो वो लिखा करो. So bye, thank you and take care.